नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हम आज चर्चा करेंगे जीन कंसेप्ट की। ये जीन कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया, तो ये हमारा जीन कंसेप्ट होता है। तो मैं डॉक्टर जेबी खान आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूं जीन कंसेप्ट लेकर। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम आज जो चर्चा करेंगे जीन कंसेप्ट। जीन कंसेप्ट शुरू कहां से हुआ और आज कहां तक पहुंच गया, यानी जीन की चर्चा कहां से शुरू हुई, जीन होता क्या है। जो भी हम या कोई भी इंडिविजुअल जैसा दिखता है, जैसा होता है, वो जीन के कारण होता है। चार्ल्स डॉकिंस ने अपनी बुक सेल्फिश जीन में कहा कि जीन क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया जीन क्या है। उन्होंने कहा कि जीन आर इन मी एंड इन यू, मुझ में है और आप में है। जीन आप में भी है और मुझ में भी है। हम वैसा ही करते हैं जैसा वो जीन चाहता है, अर्थात हम हमारे जीन की सर्वाइवल मशीन है। वी आर द सर्वाइवल मशीन ऑफ आर जीन। जीन ही हमारे माइंड को क्रिएट करता है, हमारी बॉडी को क्रिएट करता है, हमारे कैरेक्टर्स को क्रिएट करता है। वो जीन कहां से शुरू हुआ और आज कहां तक पहुंच गया, उस जीन की हम आज यहां पे चर्चा करेंगे। तो बेसिक जो हमने कहा कि हमारे डीएनए का फंक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अब वो डीएनए में ट्रांसफर होते किसके माध्यम से हैं, तो वो इस जीन के माध्यम से होते हैं। तो जीन क्या है? जीन हमारी फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जीन जो है वो हमारी आनुवंशिकी की क्रियात्मक एवं भौतिक इकाई होती है, भौतिक इकाई होती है। अब सबसे पहले जीन शुरू कहां से हुआ, जीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आपने जेनेटिक्स पढ़ी है। जेनेटिक्स में जी.जे. मेंडल, उन्होंने पूरे जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। उन्होंने अपनी स्टडी में, जब उन्होंने मटर पे स्टडी की, तो उन्होंने कहा कोई एक फैक्टर, कारक होता है जो लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वहन करता है। तो वह फैक्टर ही हमारा जीन है। यानी वहां से शुरुआत हम मानते हैं कि कोई एक ऐसा कारक था जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वहन कर रहा है। तो वहां से हम हमारे जीन कंसेप्ट की शुरुआत मानते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले जो जीन के बारे में बताया, वो फैक्टर कहा कि एक ऐसा कारक जो लक्षणों को वहन करता है। उसके बाद मॉर्गन ने यह बताया कि ये जो फैक्टर है वही हमारे कैरेक्टर्स के लिए, हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके लिए जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल यह कारक ही, यह फैक्टर ही होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हुए आगे चलेंगे कि फैक्टर से चलता हुआ आज हमारा जीन कहां पहुंच गया। तो मॉर्गन ने कहा फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर कैरेक्टर्स, हमारे लक्षणों के लिए जिम्मेदार यह फैक्टर ही होता है। सटन एंड बावेरी ने उसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी, यानी उन्होंने बताया कि हमारे जो लक्षण है वो गुणसूत्रों के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा ट्रांसफर होते हैं। उसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, प्रपोज्ड बाय सटन एंड बावेरी। गुणसूत्र के द्वारा ही हम लक्षणों का वहन करते हैं। फिर गैरेड ने एक जीन एक प्रोडक्ट, वन जीन वन प्रोडक्ट हाइपोथेसिस प्रपोज किया, यानी एक जीन है वो कोई एक प्रोडक्ट बनाएगा, एक प्रोडक्ट ही बनाएगा, ये गैरेड ने कहा। उसके बाद बिडल और टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम, यानी वहां तो एक प्रोडक्ट था, अब हम आगे वहां से आगे बढ़ते हुए कि एक जीन जो है वो एक एंजाइम, एक जीन जो है वो एक एंजाइम, क्योंकि वहां प्रोडक्ट में तो कई प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनमें से कोई एक एंजाइम के रूप में कार्य कर सकता है। तो उन्होंने फिर आगे बढ़ते हुए बिडल और टॉटम ने एक जीन को एक एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना, और उसके बाद भी इसको फर्दर मॉडिफाई करके ये कहा वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड क्यों? पॉलीपेप्टाइड हमारे अमीनो एसिड की चेन होती है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड, एक एंजाइम में भी कई पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं,
लेकिन उसको बाद में फर्दर मॉडिफाई कर दिया कि एक जीन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड का ही सिंथेसिस कर सकता है। ये फर्दर हमारा जो जीन नाम है वो नाम सबसे पहले प्रपोज किया था जॉनसन ने 1905 में। 1905 में जॉनसन ने जीन नाम प्रपोज किया था और बैटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया था। बैटसन ने जेनेटिक्स नाम दिया था। तो अब हम जहां फैक्टर्स हमें पता नहीं था कि वो फैक्टर क्या है, अब हम जीन तक आ गए हैं कि हाँ हमारे क्रोमोसोम में डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है और जीन जो है वही पॉलीपेप्टाइड बना रहा है। तो हम पॉलीपेप्टाइड तक आ गए, एंजाइम से प्रोडक्ट से एंजाइम, एंजाइम से पॉलीपेप्टाइड तक आ गए। तो हमारा जीन हमें डिस्कवर कर लिया कि एक जीन होता है डीएनए के अंदर, वही रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यूनिट्स ऑफ जीन, धीरे धीरे जब हम जीन तक पहुंच गए, क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, जीन तक पहुंच गए, तो क्या इस जीन को फर्दर आगे डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, ये हमने बाद में स्टडी की। तो इसको जीन को भी पहले ये माना जाता था कि जीन जो है अनडिविजिबल अनआइडेंटिफाइड यूनिट ऑफ डीएनए है, यानी इसके बाद इसको और आगे फर्दर स्टडी हम नहीं कर सकते, ये मान लिया था हमने। लेकिन बाद में फर्दर ये स्टडी आई और हमने जीन को भी आगे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये है यूनिट्स ऑफ जीन, जीन की यूनिट्स क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले बेंजर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया कि जीन को भी आगे हम फर्दर उसकी यूनिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी जीन जो है वह अकेला रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अकेला नहीं है, उसको भी आगे फर्दर उसके पार्ट हो सकते हैं। कौन सा पार्ट फंक्शनल होगा, कौन सा पार्ट क्या होगा, उसको भी डिवाइड किया जा सकता है। तो उन्होंने इस जीन को, यानी बेंजर ने जीन को यूनिट्स में डिवाइड किया। अब कौन कौन सी यूनिट्स हो सकती है, कौन कौन सी यूनिट हो सकती है, उस यूनिट के अकॉर्डिंग ये हम सबसे पहले देखते हैं सिस्ट्रोन। अब इस जीन में वह पार्ट, इतना बड़ा जीन है, वह पार्ट जो एक्चुअल सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, पूरा जीन सिंथेसिस नहीं कर रहा है, उसका कुछ पार्ट सिंथेसिस कर रहा है, यानी आगे प्रोटीन, एंजाइम, पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, तो उसका वह पार्ट जो एक्चुअल सिंथेसिस कर रहा है उसे हम कहते हैं सिस्ट्रोन। तो सिस्ट्रोन क्या है, जीन की क्रियात्मक अथवा फंक्शनल इकाई होती है। आगे हमने इसको डिवाइड किया और जीन में भी हमने ढूंढ लिया कि जीन में सिस्ट्रोन ही वह पार्ट है जो एक्चुअल सिंथेसिस करता है, एक्चुअल सिंथेसिस करता है। उसके बाद रिकोन, पहले ये मानते थे, आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है, जब मियोसिस होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्रों के पार्ट्स एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो उस पहले ये मानते थे कि रिकॉम्बिनेशन जो है वो गुणसूत्रों के बीच में ही होता है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जो जीन है उसके भी न्यूक्लियोटाइड्स जो पार्ट है उसमें भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है, उसमें भी रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल होता है। तो वह पार्ट, जीन का वह पार्ट जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है रिकोन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। तो जीन का वह छोटा सा पार्ट जिसमें रिकॉम्बिनेशन होता है वह रिकोन कहलाता है, वह रिकोन कहलाता है। उसके बाद म्यूटोन, म्यूटोन तो वह पार्ट, जीन का वह पार्ट जिसमें म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन हो सकता है, तो यूनिट ऑफ म्यूटेशन इज टर्म्ड एज म्यूटोन, म्यूटोन कहलाता है, तो उसे हम म्यूटोन कहलाते हैं। और म्यूटेशन जो है वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी हो सकता है। हमने हमारे पीछे वीडियो में जब डैमेज पढ़ा था तो उसमें सिंगल न्यूक्लियोटाइड तक में म्यूटेशन पॉसिबल होता है, तो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में भी म्यूटेशन पॉसिबल है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ म्यूटन क्या होगी, ए न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड ही उसकी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करती है, इकाई के रूप में कार्य करती है। तो एक न्यूक्लियोटाइड तक हम यहां पर स्टडी कर पाए। तो ये हमने बेसिक
तीन पार्ट बनाए हमारे जीन के, यूनिट ऑफ फंक्शन सिस्ट्रॉन, यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन रिकॉन, एंड यूनिट ऑफ म्यूटेशन म्यूटॉन। ये तीन पार्ट हमने यहां पर डिवाइड कर दिए, तीन पार्टों में हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसके अलावा कुछ और टर्म भी है, जैसे रेप्लिकॉन, रेप्लिकेशन जहां हो रहा है उसको हमने कह दिया रेप्लिकॉन, तो रेप्लिकेशन की यूनिट को हमने रेप्लिकॉन कह दिया। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो उसको हमने कह दिया रिकॉन, रिकॉन हमने इसको कह दिया। और उसके बाद ओपेरॉन, ओपेरॉन जो हम जीन रेगुलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे एक यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल जीन और ऑपरेटर जीन एक यूनिट होती है, तो उस यूनिट को मिलाकर कहा जाता है ओपेरॉन, ओपेरॉन। तो वो स्ट्रक्चरल जीन और ऑपरेटर जीन को मिलाकर कहा जाता है ओपेरॉन। देन यहां पर हम कुछ टर्म्स भी चर्चा करने जा रहे हैं जीन कंसेप्ट के साथ साथ, कि जैसे इंड्यूसिबल जीन, हमारा जीन है वो कई प्रकार के हमने इसमें देखे। इंड्यूसिबल जीन या उसको कहा जाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। ये तभी फंक्शन करता है जब इसकी आवश्यकता होती है, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है ये सुस्त पड़ा रहेगा। मुझे जब उस प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं है कोशिका को, तो वह जीन काम नहीं करेगा। यानी एक्चुअल जो जीन रेगुलेशन हम आगे पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन रेगुलेशन, तो जीन रेगुलेशन इन्हीं जीन का होता है, क्योंकि इनको रोकना पड़ता है। जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है तब इनको हम रोक देते हैं, तो ये इनको हम कहते हैं इंड्यूसिबल जीन या नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा जाता है, नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा जाता है। दूसरे प्रकार का है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, हाउस कीपिंग जीन कहा कहते हैं इनको, हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग का मतलब होता है कि ऐसा काम जो 24 घंटे चले, कभी रुके नहीं, कभी रुके नहीं, तो हाउस कीपिंग जीन इनको कहा जाता है। इनका सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है, लगातार चलता है, कभी रुकता नहीं है। जैसे क्रैफ्ट साइकिल के जो जीन है, ग्लाइकोलाइसिस के जीन है, वो कभी रुकते नहीं हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, हाउस कीपिंग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या हाउस कीपिंग जीन इनको कहा जाता है। रिट्रोपोसोम्स, जब डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से होता है, आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वह प्रोसेस है जिसमें एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से डीएनए बना, उल्टा ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब आरएनए से डीएनए बनता है तो उसे हम रिट्रोपोसोम्स कहते हैं, रिट्रोपोसोम्स कहते हैं। देन इंटरप्ट जीन, नॉर्मली हम मानते हैं कि हमारा जीन रेगुलर होता है, लगातार होता है, लेकिन कुछ जीन्स ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ पार्ट में कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, उनको हम कहते हैं इंट्रोन, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं है, इंटरप्ट कर रहे हैं वो उसको। और जो एक्चुअल फंक्शनल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एक्सोन, एक्सोन, इंट्रोन और एक्सोन। तो ऐसे जीन जिसमें इंट्रोन और एक्सोन दोनों होते हैं उन्हें हम इंटरप्ट जीन कहते हैं, इंटरप्ट जीन कहते हैं। और इसके ऊपर जो स्टडी की थी वो रिचार्ड रॉबर्ट्स एंड फिलिप शार्प ने, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी 1977 में, इसके बारे में अध्ययन किया था। ओवरलैपिंग जीन, इसमें क्या होता है, जहां पर जीनोम छोटा होता है, जीनोम छोटा होता है, वहां पर एक जीन का कुछ पार्ट दूसरे जीन के कुछ पार्ट के साथ मिलकर नया जीन बनाता है। एक जीन का कुछ पार्ट दूसरे जीन के कुछ पार्ट के साथ मिलकर नया जीन बनाता है, या जीन के अंदर जीन होता है, तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग, अतिव्यापित, अतिव्यापित जीन कहा जाता है। जैसे बैक्टीरियोफेज 5X174 का अगर हम एग्जाम्पल लें तो उसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और
वे 11 जीन का निर्माण करते हैं, 11 जीन का, ABCDEF, इस तरीके से 11 जीन्स बनाते हैं। उसमें कुछ जैसे ए और बी, तो ए का कुछ पार्ट, बी का कुछ पार्ट सी जीन बना देगा मिलके। तो इस प्रकार के जीन को ओवरलैपिंग जीन कहा जाता है। या ए का कुछ पार्ट बी के साथ, बी तब बनेगा वो ए के कुछ पार्ट के साथ जुड़ेगा और बी अपने आप में भी एक काम करेगा। तो ये इस तरीके से इस जीन को कहा जाता है ओवरलैपिंग जीन, ओवरलैपिंग अतिव्यापित जीन। जीन आपस में एक दूसरे के अंदर मिले हुए होते हैं। सी वैल्यू, ये भी एक टर्म आती है, व्हाट इज सी वैल्यू। तो इसको पिकोग्राम में, हम यूनिट है इसकी पिकोग्राम, पिकोग्राम में काउंट करते हैं। जो हैप्लॉइड अगुणित न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो डीएनए की वैल्यू होती है, डीएनए कंटेंट इन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, अगुणित केंद्रक में जो डीएनए की वैल्यू होती है उसे हम सी वैल्यू कहते हैं, सी वैल्यू कहा जाता है। यानी गैमिट्स के अंदर जो डीएनए है वो सी वैल्यू है उसकी, क्योंकि वो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड उसकी सी वैल्यू कहलाती है। और जीनोम के अंदर साइज और स्ट्रक्चर में जो डिस्क्रिपेंसी होती है, जो अंतर होता है, उस अंतर को हम सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं, सी वैल्यू पैराडॉक्स कहते हैं। ट्रांसपोसोन्स, इनको जंपिंग जीन भी कहा जाता है। ट्रांसपोसोन ऑल्सो नॉन एज जंपिंग जीन। इसको सबसे पहले मक्का के अंदर और बारबरा मैक्लिंटॉक, अमेरिकन साइंटिस्ट थी, इन्होंने इसको स्टडी किया। यानी जीन में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो अपनी पोजीशन को बदल सकते हैं, दे कैन चेंज देयर पोजीशन इन द जीनोम। पूरे डीएनए में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, आज यहां है, कल यहां है, कल वहां है, तो इनको कहा जाता है जंपिंग जीन, कूदते फिर रहे हैं, जंपिंग जीन अथवा ट्रांसपोसोन्स कहा जाता है। ये अपनी अवस्था या जगह चेंज करते रहते हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ट्रांसपोसोन्स। तो ये हमारा जीन कंसेप्ट जो है वो मेंडल से शुरू हुआ और बेंजर तक आकर आज हमने उसके अंदर भी क्या क्या चीजें हैं वो भी हमने स्टडी कर ली। तो जीन कंसेप्ट यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। और आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।